Dear students, welcome to this lecture series on electricity and magnetism for IIT JM aspirants. On this platform of Physics Foundation, I am Lalit Shukla, and we have been discussing this part of this syllabus, electricity and magnetism. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ टॉपिक्स टच किए हैं और कुछ सवाल डिस्कस किए हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। आज हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात शुरू कर रहे हैं। अगर हम इस सिलेबस को ध्यान से देखें तो इस सिलेबस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो जो कंप्लीटनेस है क्वेश्चंस का, कई बार आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक कंप्लीट नॉलेज हमको चाहिए होता है उनको प्रॉपरली समझने के लिए, लेकिन पढ़ने के तरीके में हम एक धीरे धीरे एक कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे इन्वॉल्व करते हैं और ऐसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ पार्ट को टच किया और उसके कुछ कंसेप्ट सीखे और कुछ पिछले साल के सवालों को समझा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब था कि चार्ज जो थे हमारे वो कंप्लीट रेस्ट पे थे। देयर वाज नो मोशन इन द चार्जेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो हम लोगों ने इस सब बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी की, वहां पे चार्ज में कोई मोशन नहीं था और उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया और अलग अलग सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। गिवन क्या स्फीयर हो चाहे कोई वायर हो, जहां पर भी कुछ चार्ज है वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, इवन फॉर डाइपोल्स एंड ऑल। और इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज सीखी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का फोर्स लगाती हैं किसी चार्ज पे, इसको हमने समझा। और अब हम लोग एक ऐसी बात शुरू करना चाह रहे हैं जहां पे जो चार्ज है, चार्जेस आर मूविंग एंड व्हेन चार्ज मूव इट फॉर्म करंट। सो व्हेन देयर इज करंट देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड। शुरू में क्या था, जब शुरुआती समझ का दौर है, जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग फील्ड हुआ करती थी और इन दोनों को अलग अलग पढ़ा और समझा जाता था। ये करीब 200-250 साल पुरानी बातें हैं, जब हम बहुत कम जान रहे थे। उसके बाद में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस आए जिससे ये पता चला कि ये दोनों आपस में काफी रिलेटेड हैं और इन दोनों को अलग अलग नहीं एक साथ पढ़ना चाहिए। और वहीं से हमें शुरू होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात कि जैसे इसमें देखें, ये है टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। सो दीज टू आर रिलेटेड। तो अभी हम लोग जो यहाँ टूल्स सीख रहे हैं, ये हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद हम इसको ठीक से समझ पाएंगे। इस वजह से तो ये सिलेबस हमारा इसी तरह से कुछ डिवाइडेड है, हम उसी तरह से इसको पढ़ रहे हैं। आज हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स की कुछ बात करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने सीखा है वी विल ट्राई टू कंपेयर इट टू द मैग्नेटोस्टैटिक्स। सो देयर इज समथिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर फैमिलियर विद। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कोई चार्ज है, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और उनसे हम फील्ड लाइन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से इसकी हम इंटेंसिटी को भी समझते हैं और हमने इसके डिटेल्स को अच्छे से समझा हुआ है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 टूल सीखे, एक कूलम्ब्स लॉ which gives a kind of electric field in the presence of point charges, and then when there are not point charges, charge distribution was there, so we learned Gauss law for that. So we are quite equipped with our understanding of electrostatics. This will make our life bit easier when we are trying to understand magnetic field.
मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले हमने अगर इसकी समझ की बात करें तो सबसे पहले कहीं पे कुछ ऐसे ऐसे नेचुरली अकरिंग कुछ चीजें मिली जो क्या करती थी, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, और इसी वजह से इसको मैग्नेट कहा गया। मैग्नेटिज्म या मैग्नेट ये एक जगह का नाम है, मैग्नीशिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नीशिया, जहां पे पहली बार कुछ ऐसे नेचुरल मैग्नेट मिले थे। तो मैग्नेट में अगर हम लोग देखें तो दो पोल होते हैं, एक हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल, एक को हम कहते हैं साउथ पोल। और किसी भी मैग्नेट में, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आर सेपरेट एंटिटी, इनको हम अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ मैग्नेट में इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर ये हमारा बार मैग्नेट है, अगर हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ दें तो ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग हो जाए। यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ ऐसे बनेगा, और यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ ऐसे बनेगा। इट इज समथिंग लाइक दैट। सो यहां पर हमको इसको समझना पड़ेगा कि ये इसमें और इसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो ब्रेक होने पे एक सिंगल पोल नहीं बनता है, इस बात को हमको यहां पे समझना है। और इसकी जो फील्ड लाइंस हैं फिर वो एक क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, लाइक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हियर, एंडिंग हियर। यहाँ पे ये ओपन लाइंस हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह की ओपन लाइंस नहीं होती हैं, इसकी फील्ड लाइंस डिफरेंट हैं। दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज स्ट्रक्चर। बट जो फ्लक्स का कंसेप्ट है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जैसे हम फ्लक्स डिफाइन करते थे, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसे फ्लक्स डिफाइन करते थे, वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए फ्लक्स डिफाइन करते हैं। मतलब ये जो फील्ड लाइंस हैं वो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, जैसे कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो इंटेंसिटी बताती थी। इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, इफ यू रिमेंबर, इट वाज न्यूटन पर कूलम or volt per meter. Here the unit for magnetic field is Tesla. निकोला टेस्ला के नाम पे यूनिट को का नाम दिया गया है, और ये काफी बड़ा यूनिट होता है। तो छोटा यूनिट इसका जो है वो है गॉस। दिस इज हाउ वी मेजर मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field is represented by, mostly it is represented by B, whereas electric field is represented mostly by E. Okay. So this is all very elementary understanding of how we are going to touch upon this magnetic field part. सबसे पहले हम लोग ये समझें, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब शुरू किया था तो हमने कूलाम्स लॉ की बात की थी, और हमने कहा था कोई चार्ज है उस पर क्या फोर्स लग रहा है, ऐसे कुछ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और एक बात यहां पे कर लें कि जैसे ये नेचुरल मैग्नेट है, इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो देयर आर टू वेज इन विच वी कैन ऑब्जर्व मैग्नेटिक फील्ड। अगर कहीं पे करंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये जो नेचुरल मैग्नेट है तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के ये दो अलग अलग बात हो गया। तो जो ये मैग्नेट होते हैं, इनको हम लोग, एक बार मैग्नेट है जो मटेरियल है उसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी बनाए जा सकते हैं, जो जनरली इफ यू लुक इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेनी टाइम्स वी नीड सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो कुछ ऐसे इसके ऊपर कॉइल्स होता है, अंदर कुछ होता है, और इसमें जब करंट फ्लो होती है तो ये इसके आसपास ऐसे, जैसे ये बार मैग्नेट बना है, इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है, और उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। दे आर प्रोड्यूसिंग वही सेम मैग्नेटिक फील्ड, और जब कहीं करंट होगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो एक चीज हमने यहाँ पे ये बोला कि इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह, जैसे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते थे, ऐसे नहीं होते हैं। ये दो तरह के तो हैं, लेकिन इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसको नॉर्थ साउथ क्यों बोलते हैं, इसको प्लस माइनस क्यों बोलते हैं, इस सब की भी समझ अगर थोड़ा सा उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जाएंगे तभी समझा जा सकता है। हालांकि हम लोग यहाँ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे ऐसे डिटेल जो
उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, लेकिन हम उन डिटेल्स को थोड़ा अवॉइड करते रहते हैं, क्योंकि हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है. सो दैट इज आवर प्राइम मोटिव. दिस इज व्हाई दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज बिट डिफरेंट देन रेगुलर जो कोर्सेज होते हैं अंडर ग्रेजुएट में. जिस तरह से वहां पे हम बात करते हैं, वहां पे यहाँ पे इस तरह से बात करने का हमको वक्त नहीं है, और हम उतना डिटेल में ऐसे जाना थोड़ा अवॉइड करेंगे अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं. हालांकि हमको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण यह है कि जो हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, इसकी कुछ अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे हमने कुछ ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल डिफाइन किया है. सो सिमिलरली व्हेन वी लुक see this magnetic field, then also we use similar nomenclature. यहाँ पे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव था, तो भी हमने एक दिन बात किया था कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये मात्र एक कन्वेंशन है. कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन थे जिसके बेसिस पे ये पाया गया कि दो चार्ज दो तरह के होते हैं, और एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव कह दिया गया, एंड देन इट गोज ऑन. इट इज नॉट लाइक कोई फिक्स रूल है कि ये पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव ही है. ये हमने ऐसे कन्वेंशन माना, एंड नाउ इट इज गोइंग ऑन. वी डोंट वांट टू चेंज इट अननेसेसरली. ठीक है, तो थोड़ा सा हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की, और इसकी यूनिट्स क्या है और कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और फ्लक्स क्या है, फील्ड लाइन किस तरह की होती है. ऑल दैट बेसिक थिंग्स वी ट्राई टू कवर इन वेरी स्मॉल टाइम. नाउ लेट अस लुक एट समथिंग. जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे थे, ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है और मैग्नेटिक फोर्स का नेचर क्या है. वी वांट टू नो अबाउट मैग्नेटिक फोर्स. सो देयर इज एन डायग्राम हियर. है क्या, अगर मान लें कोई जगह है जहां पे एक चार्ज क्यू चार्ज, व्हेन इट इज मूविंग with velocity v, and there is one electric field and one magnetic field. There are two fields present in that place. Let us, for sake of simplicity, let us keep this uniform electric field, uniform magnetic field is there, and this direction is given, and charge q is moving with velocity v. पहले क्या था, हमारा चार्ज मूव नहीं कर रहा था, तो थिंग्स वर बिट सिंपल. नाउ व्हेन चार्ज स्टार्ट मूविंग, देन थिंग्स आर नॉट एज सिंपल एज इट वाज बिफोर. देयर इज एन, जो ये दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स कूलम्ब्स लॉ से निकाल ले रहे थे, अगर चार्ज के बीच में मोशन हो रहा है, तो फिर हमको कुछ और भी फोर्स देखने को मिल रहा है. ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये सब चीज देखी गई कि कोई और फोर्स भी हो गया. अब फोर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हमको अलग से समझना पड़ेगा. तो एक फोर्स, नया फोर्स आ गया, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स था, अब मैग्नेटिक फोर्स आ गया, क्योंकि चार्ज में मोशन है. इफ देयर इज एन मोशन ऑफ चार्ज, करंट क्या है, करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज. इफ चार्ज इज मूविंग, देन इट फॉर्मिंग करंट. सिमिलरली हियर यू लुक एट दिस, इफ दिस चार्ज इज मूविंग, देन we need to understand what kind of force, क्या और फोर्स आ गया पिक्चर में. तो एक तो क्या है, हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा फोर्स लगाता है. इफ इट इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दिस इज द फोर्स. बट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट एज सिंपल एज इट वाज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये कुछ ऐसे है. Q V क्रॉस B. V मतलब वेलोसिटी, V मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है. सो दिस इज हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्डिंग टू अ चार्ज. सो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन. यू कैन सी दिस. क्या है, F is equal to QV, it is because of electric field. This is electric force, and this is Q V cross B. ये क्रॉस प्रोडक्ट. यू नो, वेक्टर का दो तरह का प्रोडक्ट होता है, कि स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट. तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है. तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, ये आप समझे. ये जो फोर्स इक्वेशन है, इसको कहते हैं लॉरेंट फोर्स.
ओह माय गॉड, स्पेलिंग थोड़ा ठीक करते हैं। Lorentz force. This is Lorentz force equation, and it gives if there is a charge q in presence of electric field and magnetic field, and this charge is moving with velocity v, so this will be the force acting on the charge. फोर्स का डायरेक्शन भी यहां देख सकते हैं, ये डायरेक्शन ये था, इसका डायरेक्शन ये था, रिजल्टेंट डायरेक्शन इज समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज ऑल वेक्टर. वेक्टर के बारे में हमको ठीक समझ होना जरूरी ही है. तो एक नया फोर्स आ गया, जैसे ही चार्ज में मोशन आया एक नया फोर्स आ गया, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स इज डिफरेंट देन इलेक्ट्रिक फोर्स. ये कैसे है? फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है. तो ये एक और इंटरेस्टिंग चीज हमको यहां पे देख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि अगर इसको हम एक ऐसे लिखें, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स को लिखना चाहें तो क्या है? क्यू वी क्रॉस बी. इट इज वेक्टर फॉर्म. लेट अस राइट इट्स मैग्नीट्यूड. एफ इज इक्वल टू क्यू, क्या हो जाएगा? वी बी एंड साइन थीटा. वी और बी के बीच में जो एंगल है ये थीटा है, इसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा. तो अगर हम थीटा की वैल्यू 90 कर दें, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फोर्स विल बी साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है. साइन 90 इज 1. अगर हम तो क्या हो जाएगा? एफ क्यू वी वी. जस्ट ये इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर दे तो क्या होगा? तो जो फोर्स होगा ये हो जाएगा 0. क्या इंटरेस्टिंग बात समझ में आया कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स विल बी 0. दूसरी और एक चीज, चार्ज की डायरेक्शन मोशन क्या है? ये है. फोर्स किधर लग रहा है? इसके परपेंडिकुलर. तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है एफ और डी के बीच में, तो वर्क डन होगा 0. इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, मूविंग चार्ज. जो चार्ज है, जो चार्ज मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता. तो क्या चेंज कर सकता है? ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है. ये उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता. ठीक है. एक डिफ्लेक्शन, मतलब अगर कोई चार्ज है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या करेगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा. सो दैट इज यूज्ड इन मेनी अदर, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें ये कंसेप्ट यूज होता है. हम लोग ये सब के डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा इन सब कंसेप्ट से फैमिलियर होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं वो इसीलिए पढ़ाई जाती हैं कि आगे जब हम इनके एप्लीकेशंस को देखें तो हम उसकी बेसिक साइंस समझ पाएं. तो हमने एक तो मैग्नेटिक फोर्स डिस्कस किया, दूसरा ये डिस्कस किया कि ये किस तरह से चार्ज के मोशन से रिलेटेड है, और ये काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता, वर्क डन इज 0. ठीक है. तो कुछ ऐसी बातें, बेसिक चीजें हमने समझी यहां पे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में. अब थोड़ा सा हम लोग ये समझ लें कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर, अभी तक क्या था? एक चार्ज को हमने रख दिया था कहां? मैग्नेटिक फील्ड में. अगर कोई वायर है, मान लो एल लेंथ का वायर है और इसमें करंट आई बह रहा है, और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा? इस पे क्या फोर्स लगेगा?
ये चीज हमको समझना है। तो ये जो हमने अभी तक डिस्कशन किया है, इसी के बेसिस पे इसको किया जा सकता है कि अगर यहाँ पे हम ये जानते हैं करंट बह रहा है, तो मतलब क्या होगा, कुछ चार्ज कैरियर मूव कर रहे होंगे, चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे होंगे और उन पे कुछ फोर्स लगेगा, और वही एक कलेक्टिव फोर्स से हम इसको निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी में कोई करंट कैरिंग आई है, करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट बह रहा है, एल लेंथ का है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला मैं सीधे लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू आई, आई इज द करंट फ्लोइंग इन द वायर एंड L क्रॉस B. L is the length of wire, so this is the force. एक्सपीरियंस या फोर्स इस पे काम करेगा, इस पे फोर्स लगेगा इस वायर, ठीक है। तो ये सब चीज इसको डिस्कस कर सकते थे, ये जो लॉरेंस फोर्स इक्वेशन है इसी से इसको डराइव कर सकते, कोई भी स्टैंडर्ड किताब में आप देखेंगे तो आप इसको पाएंगे, इवन 12th में भी ये सब चीजें कराई जाती हैं। तो आई डोंट थिंक दैट वी नीड टू गो इनटू डेरिवेशन ऑफ थिंग, डेरिवेशन हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे डिफरेंट है। पिछली स्लाइड में हमने थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फोर्स की बात की, कोई करंट कैरिंग वायर है तो उस पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड है। थोड़ा चीज और हम लोग बात कर लेना चाहिए कि जैसे कि होता क्या है, हम लोग ने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो हमने उसमें दो लॉज पढ़े, एक हमने गॉस लॉ पढ़ा और एक हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पा रहे हैं। चार्ज पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अगर हमको, तो हम कूलम्ब्स लॉ यूज कर रहे हैं, और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए हम लोग गॉस लॉ यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करें तो ये जो डेल ऑपरेटर है, वी आर फैमिलियर विद दिस डेल डॉट ई, इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म हमने डिस्कस किया है, दिस इज डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप डेल क्रॉस ई कैलकुलेट करें कहीं पर भी, तो इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। इसका डेरिवेशन किया जा सकता है, हालांकि हमको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है तो हमने नहीं किया। तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 ऐसा होता है। तो कोई भी, इफ यू रिमेंबर, जब हम कहते हैं कोई कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, इफ यू वांट टू चेक इफ दिस फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम डेल क्रॉस एफ निकालते हैं और चेक करते हैं, अगर ये 0 है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में ट्रू है, लेकिन आगे जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो ये सिचुएशन एज इट इज नहीं रहेगी। तो एक सवाल जरूर से आप सोचें इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है क्या नहीं कंजर्वेटिव फील्ड है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, आपकी जो समझ है आप इसको कमेंट में बताएं, तो हम भी थोड़ा आपको समझेंगे और आगे की बात में उस तरह के बदलाव भी लाएंगे। तो ये हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पता। मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम लोग ये सब डिस्कशन आगे आएगा तब करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं एक बात बता देता हूं कि जो डाइवर्जेंस है, इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस, इसको कहते हैं कर्ल। और डाइवर्जेंस जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है डेल डॉट बी, ये हमेशा 0 होता है, ये हमेशा 0 होता है। और जो हमने बताया आपको कि कोई बार मैग्नेट है उसको तोड़ दोगे तो फिर 2 पोल बन जाएंगे, ये यही इक्वेशन है जो ये बताता है कि मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आगे के डिस्कशन में आएंगी, लेकिन अभी हमने इसको ऐसे ही डिस्कस कर दिया। आगे डिस्कशन में ये बात आएगी जब हम लोग एम्पियर्स लॉ, इसमें हम लोग 2 लॉज पढ़ने वाले हैं, एक तो बायो-सावर्ट लॉ
जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कूलॉम्स लॉ और गॉस लॉ। पॉइंट चार्ज के लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे बायो-सावर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। बायो-सावर्ट लॉ is equivalent to Coulomb's law in electrostatics and Ampere's law is equivalent to the Gauss law in electrostatics. थोड़ा थोड़ा उसकी सिमिलरिटीज हैं जिनको हम समझेंगे। हमने बोला करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो अगर कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो हम उसमें उसके एक छोटे से हिस्से को लेके डीएल बोलें, तो अगर ये आई है तो आई डीएल, ये जो क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं करंट एलिमेंट। और ये करंट एलिमेंट एक, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज कहते थे, वही कुछ सेम बात करंट एलिमेंट कहता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में। तो बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन बताता है किसके लिए? करंट एलिमेंट के लिए। जैसे कि कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था। लेकिन अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब जहां पे हम ऐसा करंट एलिमेंट डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमको ये काम नहीं करेगा, तो हमको एम्पियर्स लॉ चाहिए। जैसे कि गॉस लॉ हम लोग करते थे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, देयर वाज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम जाते थे गॉस लॉ के पास। अगर पॉइंट चार्ज हैं तो हम कर लेते थे कूलॉम्स लॉ से। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बेस की तरह काम कर रहा है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा है। तो अभी हम लोग सीखते हैं बायो-सावर्ट लॉ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बायो-सावर्ट लॉ की। दिस इज बायो-सावर्ट लॉ। क्या कहता है कि अगर कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, उसका अगर छोटा सा हिस्सा हम डीएल ले लें और ये पॉइंट पी है, यहां पे हम समझना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो ये कहे कि ये आर डिस्टेंस पे है, दिस वेक्टर आर वेक्टर एंड दिस एंगल डीएल और आर के बीच में एंगल जो है थीटा है। तो अगर ये यहाँ पे इस करंट एलिमेंट की वजह से डीबी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो बायो-सावर्ट लॉ कहता है डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बायो-सावर्ट लॉ इज। हमने कहा अब यहां पे थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि म्यू नॉट क्या है। कूलॉम्स लॉ अगर आपको याद हो तो क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वहां पे एप्सिलॉन नॉट था। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कहते थे? हम कहते थे ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो म्यू नॉट क्या है? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी, परमिटिविटी, परमिबिलिटी, इसकी बात हम लोग अभी आगे करेंगे और बेहतर तरीके से। अभी हम लोग एक फाउंडेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सब टॉपिक को हम थोड़ा इंट्रोड्यूस, क्योंकि कुछ एक समझने के लिए दूसरा समझना जरूरी होता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जानते हैं तो मैग्नेटोस्टैटिक्स को उससे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे जैसे हम चीजों को समझते जाएंगे तो हम थोड़ा बड़ी पिक्चर देख पाएंगे। सो दिस इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, सो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे वहां पे 9 इंटू 10⁹ ऐसे करके 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती थी, ऐसे ही कुछ। तो ये बताता है बायो-सावर्ट लॉ। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या बताता है? इट सेज मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट एलिमेंट, किसी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू क्या होती है।
अब ये बायो-सावर्ट लॉ यूज करके, जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ यूज करके कुछ कुछ काम किया था, ऐसे बायो-सावर्ट लॉ यूज करके हम कुछ कुछ काम कर सकते हैं, कुछ कुछ डेरिवेशंस कर सकते हैं। तो हम बेसिकली चाहते हैं कि अगर कोई वायर है जिसमें आई करंट बह रहा है, कोई पॉइंट P है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसका हम एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं बायो-सावर्ट लॉ को यूज करके। तो क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम डेरिवेशन के डिटेल में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसको समझने का कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, लेट अस से दिस पॉइंट इज r अवे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इसका r है, ठीक है। एक करंट एलिमेंट हम डिफाइन करने के लिए एक dl डिफाइन करते हैं, ये dl है, और dl से इसकी डिस्टेंस हम कह लें, मान लो r वेक्टर बताता है। ये जो एंगल है ये थीटा है, ये वाला एंगल जो है ये फाई है। ऐसे हमने कुछ डिफाइन कर लिया। तो अब हम लोग इस dl की वजह से इस पॉइंट पे क्या कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हम लोग लिख सकते हैं बायो-सावर्ट लॉ से। सेम ही ऐसे ही कुछ होगा, और फिर हम इसको क्या करें, थोड़ा सा इसको वर्कआउट करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने dl के लिए लिखा है तो dl को, r स्क्वायर को, इन सबको कुछ करके हम इसके टर्म में करना चाहें अगर, तो ये एक्सप्रेशन आता है। आई एम नॉट डराइविंग दिस होल डेरिवेशन। ये आता है अगर हम कहें कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, फॉर लॉन्ग वायर इनफाइनाइट लेंथ, b is equal to mu naught by 4 pi 2i by r। ये हमको मिलता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर फाइनाइट लेंथ का वायर है अगर, तो क्या होता है, तो ये वैल्यू आता है b is equal to mu naught by 4 pi and i by r। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर ये फाइनाइट लेंथ का वायर है तो हम ये कहते हैं phi 1 एंगल है, ये phi 2 एंगल है, और उसकी लिमिट हम लोग इस तरह से ही डिफाइन करके कहेंगे sin phi 1 प्लस sin phi 2। तो phi 1 phi 2 ये हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं लेंथ के हिसाब से। दिस इज हाउ वी गेट दिस मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली हम कोई अगर ये कहें कि कोई कॉइल है, हम कहें कि कोई कॉइल है, ये मान लिया एक कॉइल है जिसमें करंट I बह रहा है, ये इसका एक्सिस है, और हम कहें इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि इसके सेंटर से इसका दूरी मान लिया x है, और इसका रेडियस कॉइल का a है, और हमने कह दिया कि यहाँ पे हम एक r वेक्टर डिफाइन करेंगे और एक dl डिफाइन करेंगे यहाँ पे, और इसको डराइव कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। आई एम अगेन स्कीपिंग द डेरिवेशन। b इज इक्वल टू mu naught by 4 pi i 2 pi a square divided by x square plus a square to the power 3 by 2। So this is expression for magnetic field due to a coil। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n होते तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसके सेंटर पे निकालना चाहें तो वहाँ पे x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और थोड़ा ये इक्वेशन सिंपल हो जाएगा। सो ऑल दैट फॉर्मूलाज वी नीड टू लर्न, बिकॉज एग्जाम में अगर आपको सॉल्व करना है तो आप वहाँ पे फार्मूला डेराइव नहीं कर सकते, तो आपको ये फार्मूला समझने पड़ेंगे, ये कैसे आते हैं इनको समझना पड़ेगा, और फिर इस पे बेस्ड आप सवाल कर पाएंगे। ऐसे ही अगर एक सोलेनाइड होता, सोलेनाइड ऐसा होता है,
जिसमें हम बोले कि मान लो L लेंथ का सोलेनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स N है, और हम उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो इसका वैल्यू आता है म्यू नॉट N I/L। इसको हम लोग एक अलग टर्म भी दे सकते हैं, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये हमको मैग्नेटिक फील्ड का, ये सारी चीजें क्योंकि हम यहाँ पे करंट एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं तो हम बायो सावर्ट लॉ से इन सब चीजों के डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ कुछ कंसेप्ट सीखे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फोर्सेस क्या हैं और कैसे वो डिफरेंट हैं, और बायो सावर्ट लॉ क्या है, बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। So there are some few basic topics we try to touch upon, लेकिन अब हम लोग थोड़ा ये समझने का कोशिश करते हैं, जैसे हम लोगों ने इतनी बात की, कई सारी बातें ऐसी मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्कशन इंटरेस्टिंग है लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या कई सारे डेरिवेशंस मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब जो पढ़ाई है, क्या ये कैसे काम के लिए है, इसको समझने के लिए हमको फिर वही काम करना चाहिए कि क्या जो हम लोग सीख रहे हैं इस पे कभी कुछ सवाल पूछे गए हैं पहले सालों के एग्जाम में। तो हम हर लेक्चर की तरह आखिरी में कुछ सवाल डिस्कस करेंगे, उन सवालों को समझेंगे और देखेंगे कि क्या हम ऐसे सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं जो पिछले साल के एग्जाम में पूछे गए। तो जैसे एक सवाल है आपके सामने, आप इसको पढ़िए। ये जैम के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। 2019 में ये एग्जाम में सवाल पूछा गया और आपको ये सवाल का जवाब बताना है। ये कैसा सवाल है? ये सवाल है जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 में से एक सही है और साफ साफ लिखा हुआ भी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसको समझा, सोचा। अब कह रहा है कि पूछा गया है कि कौन सी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है इसमें जो पॉसिबल नहीं है। अब कैसे समझेंगे? अभी हम लोगों ने डिस्कशन में एक बार बात की थी कि मैग्नेट में मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। मैग्नेट में हमेशा 2 पोल होते हैं, चाहे जितना बार उसको तोड़ो नॉर्थ साउथ बन ही जाएगा। फिर हमने कहा इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या है, एक इक्वेशन है जिससे ये बताया जाता है, दिस इक्वेशन इज डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमने कहा हमेशा होना ही चाहिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड दिए हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड सही हैं तो इनका अगर हम ये इक्वेशन चेक करें तो ये 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, और किसी का अगर नहीं आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसका डाइवर्जेंस 0 नहीं है, और ये होता ही होता है। मतलब अगर हम ये कह देंगे डेल डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस मैग्नेटिक मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट वाली बात खतरे में आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे ये चेक किया जा रहा है और आप उसको ऐसे सोच पा रहे हैं कि नहीं, इसको समझना है। अब ये सवाल में हम क्या करें, हम देखें कि इसको कैसे करेंगे। तो चलो एक पहला वाला पार्ट देखते हैं। डेल क्या होता है? डेल इज इक्वल टू आई कैप। यहाँ पे जैसे एक्स वाई जेड लिखा है तो हम उसी टर्म में लिख लें, एक्स कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस जेड कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप। हमको पता है एक्स डॉट एक्स, एक्स कैप डॉट एक्स कैप इज इक्वल टू 1, और बाकी सब अलग कर दोगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर पहली वाली इक्वेशन को देखें तो इसमें एक एक्स कैप है, एक जेड कैप है, तो यही 2 चीज बचेंगी। तो जब एक्स कैप वाला एक्स के साथ जाएगा तो डेल अपॉन डेल एक्स होगा उसके साथ। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर हम लोग डेल डॉट बी कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 3 एक्स की जगह हो गया 2x जेड स्क्वायर माइनस ये जेड के लिए होगा तो 2 है 2x और 3 जेड स्क्वायर। सी दोनों चीज सेम ही है। 6
एक्स जेड स्क्वायर माइनस 6z एक्स जेड स्क्वायर, ये वैल्यू 0 हो गया, मतलब ये तो पॉसिबल है। क्या पूछ रहा है, इम्पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड कौन है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं है। इसके साथ अगर देखें, ऐसे इसके साथ देखें, ऐसे इसके साथ देखें, सबके साथ ट्राई करें, तो आप पाएंगे कि ये जो है इसके में, इसमें जब हम लोग कर रहे हैं तो ये देखो अगर क्या करेंगे, माइनस 6z प्लस 6z, और ये z के लिए, जब y के लिए होगा तो इसमें y चला जाएगा 3z स्क्वायर, तो ये तो 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इसका कंसेप्ट समझे, थोड़ा सा है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। इसको देख के अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाते तो मुश्किल है, और इसको समझने के बाद भी हमको इसको ट्राई करना पड़ता है, ऐसे हम देख के नहीं कर सकते। तो सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है, बस हमको पहले तो समझ में आ जाए कि क्या करना है और फिर हम उसको खट से कर पाए, तो हमको ये प्रैक्टिस से आएगा। अगर ये सवाल आपको 1 नंबर में पूछा गया है तो इसके लिए आप कितना समय देंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, उसको हमको समझना पड़ेगा। ये आपका इंप्रूव होगा प्रैक्टिस से। जब आप टेस्ट सीरीज करेंगे, जब आप विद इन टाइम में ऐसे सेम मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, तभी भी आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे, अपनी कमजोरियों को पहचान पाएंगे और उस पर वर्क कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। ये जो एग्जाम्स हैं इस तरह के, इनको पास करने में बहुत बड़ा काम होता है एक तैयारी का, कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीज आप हमेशा से समझ लीजिए कि नॉलेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंस है, बट आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए शायद हम लोग कभी ना कभी जब ऐसे तैयारी करते हैं तो कुछ न कुछ गाइडेंस लेने की बात करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड यू नो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक सवाल हमने डिस्कस किया। तो हम जो पढ़ रहे हैं और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हम इसको समझेंगे नहीं, सवाल अगर हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत सही नहीं कर रहे हैं, तैयारी में दिक्कत आने वाली है। तो इसीलिए मैं हमेशा रोज, कई बार ये बात आती है कि जब हम किसी लेक्चर सीरीज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलग सेशन रखें और कंसेप्ट के लिए अलग सेशन रखें, लेकिन मैं मानता हूं कि ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है तैयारी का। इससे भटकना एक भी दिन इससे भटकना नहीं है कि आप ये जरूर देखें कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। मैं इस बात को जोर दे के बार बार कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि बहुत बार तैयारी में हम भटक जाते हैं, हम बहुत सा ऐसे डिटेल्स में जाते हैं जो डिटेल्स शायद इसके लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। समझना जरूरी है, डिटेल्स में जाना जरूरी है, लेकिन एग्जाम के लिए एक स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तभी आप उसको अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और ये बहुत मायने रखता है, आपको जो पढ़ने का मन कर रहा है, आपको जो डिटेल में जानने का मन कर रहा है, ये जो इच्छा है, इस इच्छा को बचाए रखना बहुत जरूरी है। और यही बचाने के लिए आपको कहीं ना कहीं जरूरत होती है कि आप अच्छे एनवायरनमेंट में जा सकें और जो लोग फोरफ्रंट पे काम कर रहे हैं उनके साथ मिल सकें, उनसे बात कर सकें, तो आपकी ये जो इच्छा शक्ति है वो बनी रहेगी। नहीं तो क्या है, अभी हमको बहुत मन कर रहा है, बहुत बार आप ऐसे लोगों को अपने आसपास क्लास में भी पाएंगे जिनका बहुत मन करता है पढ़ने का एक टाइम, और फिर कुछ टाइम के बाद वो उनका इंटरेस्ट खो देते हैं। तो आपको वो इंटरेस्ट खोना नहीं है, इसलिए जरूरी है कि आप ऐसी प्लानिंग बनाएं कि आप जो टाइम के साथ जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है वो ग्रोथ होती रहे, आप फंसे नहीं, आप रुके नहीं, और जो अपनी एनर्जी है वो सही चैनल तक पहुंचा पाएं। इसलिए जरूरी है कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस के तहत काम करें और उसको
जो एग्जाम प्रिपरेशन है उसकी स्ट्रेटजी, उसके तरीके को समझें, उसकी बारीकियों को पहचानें और अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करें जो स्किल्स की जरूरत है। ठीक है, तो ये एक टिप्स जैसी बात हम लोग कर रहे हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम सवाल सॉल्व नहीं करेंगे तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगी। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये दूसरा सवाल है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इसको पढ़िए। हमने जो अभी तक सीखा है क्या उसके बेसिस पे इसको समझ सकते हैं। ये 2018 के पेपर में पूछा गया है। क्या कह रहा है, एक करंट आई है जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है, उसकी साइड से फ्लो हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा। तो थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करो। एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल है, इसमें करंट बह रहा है। वेरी गुड, ठीक है, करंट बह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइड कितना है, ए है, सारी साइड्स बराबर हैं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पूछ रहा है कि इसके सेंट्रॉइड पे ट्रायंगल के मैग्नेटिक फील्ड क्या हो। सेंट्रॉइड क्या होता है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। एक लाइन खींचो जो इस एंगल को आधा आधा डिवाइड करे, ऐसे यहां से, ऐसे यहां से, ये लाइन कहीं पे जाके मिलेंगी, उसी को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है, और ये एंगल कितना है, अगर ये 30 हो गया तो ये हो गया 90, 120 डिग्री। ठीक है, ये एक ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, यहां पे हम इसको समझें। अब यहां पे क्या चाहिए, हम इफ यू रिमेंबर हमने बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन किया और आई बता करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखा था म्यू नॉट बाई 4 2 आई बाई आर। आर क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर इस पॉइंट पे हमको चाहिए तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमको ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, ये पता चल जाए तो सही रहेगा। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करें अगर, तो ये पाएंगे, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगाएंगे तो आपको मिलेगा जो ये डिस्टेंस, अगर हम इसको d कह दें, d इज इक्वल टू a, ये पूरा a है तो ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया, और हमने ये एंगल कितना है कहा है, ये 30 डिग्री। यहां पे tan थीटा लगा दें तो क्या हो जाएगा, a/2 tan 30। ये वाले ट्रायंगल में हमने ये डिस्टेंस निकाला, tan थीटा का फॉर्मूला लगाया, tan थीटा 30 डिग्री है, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो ये हो गया 2/√3। ये d का वैल्यू मिल गया। अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे सीधे हम लोग बायो सावर्ट लॉ को यूज करके जो फॉर्मूला निकाले थे वहीं लिख दें। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से होगा म्यू नॉट बाई 4 2 आई बाई आर, कितना है a/2/√3। म्यू नॉट बाई 4 2 आई बाई आर, ये आई है बाई आर। ऐसे ही ऐसे तीनों के लिए होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। डी का वैल्यू बराबर है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई करिए, बताइए क्या आता है।
एक्चुअली इसमें हम थोड़ा सा जल्दी में गलती कर गए। जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला हम लोग बोल रहे थे 2I/R, ये यहाँ पे नहीं लगा सकते। हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ये है इनफाइनाइट लेंथ के लिए। फाइनाइट लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था? फाइनाइट लेंथ का वायर है अगर, तो फॉर्मूला था μ0/4πI/R साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये φ1 है, ये φ2 है, और ये φ1 φ2 की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। अगर ये लोग ये देखें तो ये 120 था, 60 हो गया। ये ट्रायंगल में यहां पे थोड़ा साफ साफ बना देता हूं। ये है a/2, ये है d, हम इसको बोल रहे हैं। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो जब हम किसी वायर के लिए निकाल रहे हैं तो ऐसे ही इधर का सीन है, पूरा वायर है तो ये 60 डिग्री, φ1 φ2 की वैल्यू 60 हो गया। तो ये हो गया μ0/4πI/R के वैल्यू क्या है? R बेसिकली है d। तो ये R जो है इट इज इक्वल टू d, और d का वैल्यू है a/2√3, और ये साइन 60 प्लस साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस √3/2 यानी √3। तो ये हो गया μ0/4πI/A, 2 √3 ऊपर आ जाएगा, ये √3 ये मिल गया, तो ये हो गया 3। ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू μ0/4π2 इंटू 3/A। ये हमको एक वायर के लिए मिला। ऐसे ही तीनों वायर के लिए मिलेगा तो जो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना हो जाएगा? μ0/4π इंटू 2 इंटू 3/A इंटू 3। ठीक है। तो 3 गुना हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2, इससे 2 से कट 2 बचा, तो ये बचा बन गया 9, आई छूट गया यहाँ पे, 9I μ0 डिवाइडेड बाई 2πA। देखो कौन सा आंसर है ये? इफ यू लुक इट, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। थोड़ा सा इसमें हमने शुरू में कुछ कंफ्यूजन हुआ। कंफ्यूजन किसी को भी हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है ये, लेकिन हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या था, एक हमने ऐसे बनाया ट्रायंगल, और हमने फिर उसमें एक डिस्टेंस निकाली, और फाइनाइट वायर के लिए जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ। तो जैसे पिछले सवाल में डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही एक फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो बायो-सावर्ट लॉ से हमने निकाला था, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको कर सकते हैं। और हमने इसको सॉल्व करके देखा, जो हमारी समझ है उस समझ में हम लोग इसको कर पा रहे हैं। और एग्जाम में यही छोटी छोटी गलतियों से बचना होता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताते बताते क्या किया कि वो इनफाइनाइट लेंथ वाला जो वायर का फॉर्मूला था वो हमने लगा दिया, और वो फॉर्मूला लगाने से आपका कुछ आंसर मैच नहीं कर रहा है। गलती हो गया, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वायर नहीं है, वायर का लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके सेंट्रॉइड पे हम निकाल रहे हैं। तो ये हम लोग इनफाइनाइट लेंथ के वायर का एग्जाम्पल नहीं ले सकते। ठीक है। So I hope you understood how to solve this problem. और एक प्रॉब्लम थोड़ा देखते हैं हम लोग। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, और ये आपसे ये जो है पूछा गया 2017 में। इसको पढ़ें, ये 2 नंबर का सवाल है। इसमें भी एक ही ऑप्शन सही है। कंसीडर ए थिन लॉन्ग इंसुलेटर कोटेड कंडक्टिंग वायर। एक वायर है जिसपे इंसुलेटर कोटेड है। जैसे हम लोग जो वायर हम लोग देखते हैं बाहर
खुले वायर नहीं होते, वो इंसुलेटर कोटेड होते हैं, वैसे ही कह रहा है, जिसमें करंट आई है। इट इज नाउ wound once around the insulating thin disc of radius r। ये क्या किया, ऐसे गया, फिर इस डिस्क में पूरा एक राउंड घूमा, एंड देन ब्रिंग बैक वायर टू द सेम साइड around insulating the disc to bring the wire back to the same side। ये ऐसे गया और फिर यहां से फिर इसी साइड वापस आया, shown in the figure। ये ऐसा सिचुएशन है। इसके सेंटर पे, डिस्क के सेंटर पे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है क्या होगा। थोड़ा सा बहुत हल्का सवाल नहीं है, लेकिन सॉल्व कर सकते। तो एक तो हमको ये कॉइल बन गया जिसकी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसको हम लोगों ने अभी लिखा था, उसका कंसेप्ट लेना पड़ेगा। और ये दो वायर हैं यहाँ पे जो पास हो रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे हमको निकालना होगा अगर, तो कैसे क्या करेंगे ये सोचने का बात है। एंगल कैसे लेंगे, ये सब चीजें अगर सोचेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला लगाएंगे हम कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो, और फिर ये जो वायर है ये इसका लेंथ ऐसे तो नहीं दे रहे हैं, तो इसको भी कैसे हम इनफाइनाइट लेंथ वायर मान सकते हैं क्या, इसको समझना पड़ेगा। तो और फिर वो सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐड होंगी। तो आप लोग इसको देखिए और बताइए क्या क्या कुछ इसमें आपका कौन सा आंसर आ रहा है, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक और सवाल है जिसको हम लोग देख के आज की बात खत्म करेंगे। एक चार्ज पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, और ये मूव करना शुरू करता है ओरिजिन से इस वेलोसिटी के साथ। ये इसका वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है और जेड डायरेक्शन में, एक्स जेड। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t व्हेन इट रीचेस 2 मीटर्स अबव द एक्स वाई प्लेन। थोड़ा हम लोग इसका प्लेन बना लें, ऐसे बनाना है। ये क्या है, x, ये है y, और ये हमने कहा z। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, जो वेलोसिटी है x और z, मतलब इस प्लेन में कहीं वेलोसिटी है, यहां कहीं वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये कह रहा है कि जो पार्टिकल है जब एक्स वाई प्लेन से 2 मीटर दूरी पे, यहां मान लें अगर ये 2 मीटर है, इतनी दूरी पे जब पहुंचेगा तो पार्टिकल का पाथ क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री क्या होगा। तो फील्ड, और इसको समझे हम लोग क्या है, यह है मैग्नेटिक फील्ड, यह है वेलोसिटी। ये दोनों पैरेलल तो नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर भी नहीं, मतलब अगर हम लोग देखें तो v डॉट b ये भी जीरो नहीं है और v क्रॉस b ये भी जीरो नहीं है। यू कैन लुक इट फ्रॉम दिस वेक्टर नोटेशन। तो ना तो पैरेलल है ना तो परपेंडिकुलर है। पैरेलल होता तो कुछ फोर्स ही नहीं लगता, परपेंडिकुलर होता तो एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता, डिफ्लेक्ट हो जाता। तो क्या ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करेगा, ये ट्रेजेक्ट्री कह रहा है क्या होगा, हेलिकल पाथ बनेगा। मतलब अगर ये b और z दोनों बराबर हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो ये ऐसे चला जाता, अगर ये परपेंडिकुलर होता तो ये कैसा घूमता, सर्किल बनाता, इट मेक्स सर्किल। लेकिन ना तो ये है ना तो ये है, तो क्या बनेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलिकल पाथ कहते हैं, ऐसे कुछ हेलिक्स। तो ये हेलिकल ऑप्शन में देखें, हेलिकल दिया है, सर्कुलर दिया है, तो सर्कुलर तो होगा नहीं, हेलिकल होगा। तो ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब हमको ये बताना है कि 2 मीटर दूरी पे क्या, 1 सेकेंड की दूरी पे क्या होगा।
ट्रेजेक्ट्री क्या है और टाइम क्या है, 2 मीटर दूरी में जाने में कितना टाइम लगेगा, ये पहला। तो जेड क्या है, अगर हम लोग इसकी डायरेक्शन देखें वीजेड इंटू टी, कितना दूर जाना है जेड डायरेक्शन में, 2 मीटर दूर जाना है, तो ये वेलोसिटी दिया है तो हमको कितना टाइम लगेगा, तो जेड बराबर 2 मीटर और वीजेड मतलब जेड डायरेक्शन, जेड कंपोनेंट उसका वेलोसिटी का, ये कितना है, ये भी 2 है ऑन टू टी, सो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड 2/t। तो हेलिकल पाथ और 1 सेकेंड, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये 2016 में पूछा गया। तो अब अगर आप एनालिसिस करें कि जैसे जो हमने बात किया, पढ़ाई की, जो कॉन्सेप्ट की बात की मैग्नेटिक फील्ड की, और फिर हम देख रहे हैं किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इनमें थोड़ा सा समझना जरूरी है कि अगर हम सवाल डिस्कस नहीं करें तो हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं। तो इसलिए सवालों का करना बहुत जरूरी है, सवालों को डिस्कस करना जरूरी है, सवालों को सॉल्व करना जरूरी है, ये डे 1 से होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। आज के लेक्चर्स में हमने कुछ सवाल देखे, कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने का कोशिश किया, और कुछ मैग्नेटोस्टैटिक्स के बेसिक फाउंडेशन डेवलप करने का कोशिश किया। बेसिक एक कुछ फाउंडेशनल फंडामेंटल कंसेप्ट, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और बायो-सावर्ट लॉ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया। तो अगले दिन हम लोग थोड़ा और सब डिटेल में जाएंगे और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, और आज जो प्रॉब्लम्स हमने समझी हैं, उनकी जो दिक्कतें होंगी उनको भी हम रिजॉल्व करेंगे। एक सवाल हमने आपको सॉल्व नहीं कराया है, उसको सॉल्व करने के लिए कहा है, उसको भी देखेंगे अगली बार में। तो आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।